अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं वो आईएस कर्व की शिफ्टिंग है। आईएस और एलएम कर्व की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व की अगर हम बात करें तो स्टार्ट लेने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी और वो ये कि यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट। अगर किसी स्टूडेंट को इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट का डिफरेंस नहीं पता तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, स्कूल ऑफ थॉट्स इन इकोनॉमिक्स की। तो वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अभी ये बात डिस्कस करने का मतलब ये है कि इस वक्त जो आईएस और एलएम फ्रेमवर्क मैं लेकर चल रही हूँ, उसको जिस मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वो क्लासिकल मॉडल है। और क्लासिकल और कीनीजियन मॉडल के अंदर आईएस एलएम की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल जो है वो उसकी प्रोडक्शन साइड जो है वो फिक्स्ड है। यानी क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन लेकर चल रहे होते हैं कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं और फिक्स्ड हैं, इस वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को भी फिक्स रख रहे होते हैं। और क्लासिकल फ्रेमवर्क के अंदर जब हम आईएसएलएम को देखते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट का रोल हमारे लिए आईएसएलएम मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही इक्वालिटी डिटरमिन कर रहा होता है गुड्स मार्केट के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई ऐसी बुक वो फॉलो कर रहा है जिस बुक में आईएसएलएम फ्रेमवर्क को कीनीजियन मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें वो देखेगा कि इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रख के आउटपुट में चेंज जो है वो अक्सर हम दिखा रहे होते हैं आईएस कर्व की शिफ्टिंग के अंदर। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसी वजह से मैं पहले ही इस बात को आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि जब हम आईएस कर्व की शिफ्टिंग दिखा रहे होते हैं, जिस जो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो उसमें मैं आउटपुट को आप लोग देखोगे कि मैंने फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि हम क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे एक छोटी सी लिखी हुई है कि फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट द आईएस कर्व शोज द रियल इंटरेस्ट रेट नीडेड टू क्लियर द गुड्स मार्केट। यानी फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जब आप यानी किसी भी आउटपुट लेवल पे आईएस कर्व हमें क्या एक्सप्लेन करता है, वो रियल इंटरेस्ट रेट जो गुड्स मार्केट को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, यानी गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम पे लेकर आ रहा है। क्लियर द गुड मार्केट का क्या मतलब है, हमने लास्ट वीडियो में इस बात को समझा था कि भाई गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम हम कैसे शो कर सकते हैं। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई साइड पे हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और क्योंकि हम क्लासिकल मॉडल इस वक्त लेकर चल रहे हैं तो लेबर एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी जो है ये सब फिक्स्ड है, और इसी वजह से जो आउटपुट हम इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, या आप इसको पोटेंशियल आउटपुट भी पढ़ते हैं कि ऐसा आउटपुट जो कि इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय करके प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है। जबकि अगर हम इस आउटपुट की बात करें कि ये आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा होता है, कहाँ स्पेंड हो रहा होता है, तो हम डिमांड साइड पे आ जाते हैं। और डिमांड साइड पे हम बात करते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है, अब क्योंकि हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी इस वक्त चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर नहीं ले रहे हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इस तरह का कोई फंक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है इट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये कि हमारे पास जो इक्वालिटी आएगी, और ये बात मैंने वीडियो में ऑलरेडी उस वक्त भी एक्सप्लेन कर दी थी, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी इस तरह की
और ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो कंजम्पशन है इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है इनकम आफ्टर टैक्सेस, यानी जब हम इनकम में से टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। तो हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन किसका फंक्शन है? डिस्पोजेबल इनकम का। और फिर जो हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है रियल इंटरेस्ट रेट का, कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जितनी ज़्यादा होगी इन्वेस्टर्स उतना ही कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जबकि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं ये आप जो है वो एग्जोजिनस फैक्टर ले रहे हैं कि ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये एक चीज़ें भी आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब ये जो आपका नेशनल इनकम आइडेंटिटी है इसको हमने एक और तरह से देखा था कि भाई हम आईएएस कर्व, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व है, इसको हम सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी इक्वालिटी मेंशन कर रही हूँ कि अभी अभी हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की, और हमने इसको लिखा था कि अगर हम आउटपुट में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, सॉरी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। हमने सी और जी को उधर जाके माइनस कर दिया, और ये हमारे पास हमें क्या बता रहा है कि जब हम नेशनल इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कर रहा है और वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेशनल सेविंग आ जाती है। जब आप इनकम में से सिंपली कंजम्पशन माइनस करते हैं तो प्राइवेट सेविंग आती है, जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेशनल सेविंग आ जाती है। ये इक्वालिटी जो है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी, और अपनी लास्ट वीडियो में हमने इस इक्वालिटी को डिस्कस कर लिया था, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया यहाँ पे ये कंजम्पशन किसका फंक्शन है? डिस्पोजेबल इनकम का। तो टैक्सेशन के चेंज होने से भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्विकली आ जाते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आईएएस कर्व को शिफ्ट करेंगे। अच्छा, तो जब हम शिफ्टिंग फैक्टर की बात करते हैं तो सिंपल अगर कोई आपसे बोले कि भाई आईएएस कर्व को कौन से फैक्टर शिफ्ट करेंगे, तो उसका सिंपल वन लाइन आंसर ये है कि वो फैक्टर्स जो हमारी नेशनल सेविंग को इम्पैक्ट करें या वो फैक्टर्स जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करें वो आईएएस कर्व में शिफ्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वालिटी आ रही है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी आ रही है, तो वो फैक्टर जो नेशनल सेविंग को इम्पैक्ट करें या इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करें वो आईएएस कर्व को भी इम्पैक्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि हमने फर्स्ट फैक्टर लिया है एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस। अच्छा, अब गवर्नमेंट परचेजेस का इम्पैक्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व में से किस कर्व पे पड़ेगा, इसको आप सोचें। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और उसके बाद सोच के बताएं कि भाई कौन सा कर्व आपको लगता है कि इस पे इम्पैक्ट पड़ना है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने सोचा होगा। अब देखिए, नेशनल सेविंग में की जो इक्वेशन हमने डिराइव करी थी वो हमारे पास कुछ इस तरह की आ रही थी कि जब हम इनकम में से कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारे पास नेशनल सेविंग आएगी। अब ऑफ कोर्स जब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे या कोई से भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे तो इससे आपकी नेशनल सेविंग कम हो जाएगी ना। अगर आप टोटल इनकम में से जितना ज्यादा उतना ज्यादा नेशनल सेविंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने से हमारी नेशनल सेविंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इसी वजह से हमारा जो ये सेविंग कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको एक और तरह से देख सकते हैं कि जब हमने गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन इस तरह देखी थी, और अभी अभी हमने बात करी कि क्योंकि क्लासिकल मॉडल है तो आउटपुट तो क्या है? हमारा फिक्स्ड है। तो जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स के एग्रीगेट डिमांड के अंदर से कोई कंपोनेंट लाजमी डिक्रीज होगा, तभी आपका आउटपुट फिक्स रह सकता है। क्योंकि अगर हम किसी भी इसमें से कंपोनेंट को डिक्रीज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने से लॉजिकली तो आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि आउटपुट फिक्स्ड है तो इट मीन्स कि कोई कंपोनेंट आपका डिक्रीज होगा।
अब कौन सा कंपोनेंट डिक्रीज होगा, यहाँ आ जाते हैं हम ग्राफ के अंदर। हम पहले पॉइंट ए पे थे जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल थी, और उसके बाद क्या हुआ कि आपका सेविंग कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सेविंग डिक्रीज हो गई, और हम इस पॉइंट पे आ गए टेम्पररी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई नेशनल सेविंग इस वक्त इकोनॉमी में इतनी हो रही है, जबकि इन्वेस्टमेंट लेवल इकोनॉमी का इतना है। सेविंग सप्लाई ऑफ लोन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपकी डिमांड फॉर लोन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो डिमांड फॉर लोन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रेटर देन सप्लाई फॉर लोन है। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं आईएएस की वीडियो के अंदर कि जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है तो उसकी वजह से रेट ऑफ लोन जो आपका है, जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब होता ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है मार्केट को क्लियर करने के लिए, तो उसकी वजह से दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से जो सेवर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि वो सेविंग इंक्रीज करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको हाई रिटर्न मिलेगा। जबकि इन्वेस्टर्स जो हैं, जब वो इंटरेस्ट रेट देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर देते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कर्व पे बैकवर्ड मूव करते हैं, सेविंग कर्व पे फॉरवर्ड मूव करते हैं, और यहाँ पे आपको इक्वालिटी मिल जाती है कि एट हायर इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोबारा से क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अब इन चेंजेस को अगर आप इस ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, कि हम ये दिखा रहे हैं कि एट हायर इंटरेस्ट रेट आपकी गुड्स मार्केट क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम पे आ गई है। अब यहाँ आपने देखना है कि आपने आउटपुट लेवल को क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है, क्योंकि आउटपुट क्या है, फिक्स्ड है। तो आउटपुट लेवल आपका यहाँ पे फिक्स्ड रहा, लेकिन आइए इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका चेंज हो गया है, और जिसकी वजह से आईएस कर्व जो है वो आपका अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो गवर्नमेंट परचेजेस के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, और गुड्स मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम क्लियर हो गई है आपके, फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट आपका रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है। अच्छा, अब ये जो इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका एक नाम है, और इसको हम कहते हैं फुल क्राउडिंग आउट। फुल क्राउडिंग आउट का क्या मतलब है, क्राउडिंग आउट एक इकोनॉमिक टर्म है। इसको हम इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट अपनी परचेजेस इंक्रीज करती है, यानी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको खर्च करना है, वो डिमांड बढ़ा रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसके लिए वो बोरोइंग कर रही है, उसको फंड्स की जरूरत है। अब इकोनॉमी में जो फंड्स है उनकी सप्लाई लिमिटेड है। प्राइवेट सेक्टर भी फंड्स जो है वो ले रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और गवर्नमेंट भी फंड्स के लिए जो है वो बोरो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो आपकी फंड्स हैं उनमें शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी बैंक्स या जितने भी आपके जो सप्लाई है लोन की, जो सेवर्स जो सप्लाई कर रहे हैं लोन की, वो फंड्स लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है। अब वो फंड्स की शॉर्टेज जब होना स्टार्ट हो जाती है, तो इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। हायर इंटरेस्ट रेट पे हमें पता है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया है, तो वो इतने हाई रेट पे जो है वो फंड्स बोरो नहीं कर पाते और मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये कहते हैं आपकी क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट, कि जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज होती है, तो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और क्लासिकल जो है वो इसी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन के खिलाफ थे, क्योंकि वो बोलते थे कि भाई आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, गवर्नमेंट जितने से अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग उतने से ही क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट आपका अनचेंज रहता है, और ये कहलाता है फुल क्राउडिंग आउट। सेकंड केस अगर हम लें डिक्रीज इन टैक्सेस का, टैक्सेस किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं आईएस कर्व को। सेम इम्पैक्ट आपने अभी ऊपर हमने ये पढ़ा कि कंजम्पशन जो है फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का, यानी इनकम आफ्टर टैक्सेस। तो जब टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे,
तो अब इनकम में से लेस टैक्सेस माइनस हो रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर्स की इंक्रीज हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अब मॉडल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सिंपल है, आराम से आप लोग ये इक्वेशन से सोच सकते हैं कि ये यही एक इक्वेशन है जो हम कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें जब हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए, अगेन जो हमारी नेशनल सेविंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सेम यही पूरा प्रोसेस हम करेंगे कि हमारा नेशनल सेविंग कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, और सप्लाई ऑफ लोन आपकी डिक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर लोन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होगी मार्केट में, और आईएस कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सेम वही इम्पैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, अब हम सेविंग को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, और सेविंग, नेशनल सेविंग जो है, और जो आपका सेविंग कर्व है आईएएस के अंदर, वो कोई भी वो फैक्टर जो कि नेशनल सेविंग को इम्पैक्ट कर सकता है, वो आपकी सेविंग कर्व को इम्पैक्ट करेगा और उसके थ्रू आईएएस कर्व को शिफ्ट करेगा। जैसे कि अगर कंज्यूमर जो हैं, अगर इंडिविजुअल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इन फ्यूचर इनकम इंक्रीज होने वाली है, जैसे कि होता है कि हमें लगता है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी की जो है वो, सॉरी, प्रॉपर्टी की आप एग्जांपल ना लें, आप इस तरह की एग्जांपल ले लें कि अचानक से आपको पता है कि भाई आपकी जॉब लगने वाली है, आपकी सैलरी में रेज आने वाला है, आपको बोनस मिलने वाला है, किसी तरह की भी फ्यूचर इनकम जब आपको एक्सपेक्टेड होती है कि भाई वो बढ़ने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हम करंट अपनी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, और सेम वही इम्पैक्ट, इससे भी वही इम्पैक्ट फॉलो होगा। या अगर कंज्यूमर इंडिविजुअल्स को लगे कि भाई उनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई है, वो अपने आप को वेल्थियर फील कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस वेल्थ के इंक्रीज होने का इम्पैक्ट भी सेविंग पे क्या पड़ता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेल्थ इंक्रीज होने से कंजम्पशन को डिक्रीज कर देते हैं, और कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी, सेविंग को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट आप पढ़ेंगे, इसको समराइज करके एक जगह पे लिख लेते हैं। तो वो फैक्टर्स जो कि नेशनल सेविंग को इम्पैक्ट करते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट परचेजेस, टैक्सेस, वेल्थ, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो नेशनल सेविंग को चेंज करेंगे, और जब आपकी नेशनल सेविंग चेंज हो जाएगी तो आईएएस कर्व पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो हम एक वन साइड की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ सप्लाई ऑफ लोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ लोन या फिर जो सेविंग कर्व है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अगर हम दूसरी डायरेक्शन में बात करें तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट, और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कर्व भी शिफ्ट हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट कर्व जब शिफ्ट होगा तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी आईएएस कर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड की चेंज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में चेंज इस किसी भी रीजन की वजह से आ सकता है। इन्वेस्टर्स का अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, अगर वो देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे, जो आप जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि भाई इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे थी, अब आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज होके यहाँ पे आ गई है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आपके इंक्रीज हो गए हैं, डिमांड फॉर लोन इंक्रीज हो गई है, जबकि सप्लाई ऑफ लोन अपनी जगह पर है। तो मार्केट को, गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए रियल इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज होगा, और रियल इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से हमें बहुत अच्छे से अब रिलेशन समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो सेविंग आपकी इंक्रीज होती है, सेवर्स इंकरेज होते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स डिस्करेज होते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, और वापस से जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो इक्विलिब्रियम जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वालिटी आ गई। इसको हम ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं कि आप दिखाएंगे कि भाई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अब क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज हो गया है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जो हमारा आईएएस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड।
और आप साइमल्टेनियसली समझ सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो हमारा जो आईएस कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि उस केस में फिर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ शिफ्टिंग फैक्टर्स देखे हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आईएस कर्व की शिफ्टिंग के फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिजायर्ड नेशनल सेविंग को या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। वो सारे फैक्टर्स हमारे आईएस कर्व को भी शिफ्ट करेंगे। और एट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट आपका फॉर एनी गिवन आउटपुट आपका रियल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का इंक्रीज होगा टू क्लियर द गुड्स मार्केट।